मैं एक्टिवा से जा रहा हूँ, पीछे से कोई गाड़ी से मेरी फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा बार बार। मैं खींचने दे, मुझे क्या है। तो मुझे अगले दिन पता चला कि वो तो किसी अखबार में छपी है। उसके बाद वो जो फोटो है वो बहुत वायरल हुई, यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पे उस फोटो को शेयर किया और उसके बारे में लिखा कि भी आम हमारे जो युवा है उसको ऐसा होना चाहिए भी, ये कितने लोगों की मदद करें। वहाँ से फिर मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ऊपर तक चला गया। एक दिन मेरे फ़ोन में करीबन 600 से 800 मिस कॉल। मैं एक प्रोग्राम में था, फिर मुझे लगा भी कुछ ना, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना, आप अच्छा काम करते हो कहीं क्या कुछ बना दे, पता नहीं चलता चीज़ों का। मुझे लग रहा कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। बट अंदर से एक विश्वास था कि हमने कुछ गड़बड़ का कुछ किया ही नहीं, तो गड़बड़ क्यों होगी। मैंने उठाया नहीं फ़ोन। फिर मैंने ये देखा कि 800 कॉलों में फेथफुल इंसान कौन है। वैसे तो सारे लोग होते हैं। फिर मैंने देवेंद्र शर्मा जी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने उनको फ़ोन किया सारे फ़ोनों में से। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और डेफिनेटली आपके काम को जो देश का जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसने तारीफ़ की, तो आपका काम वास्तव में सराहनीय है। फिर उस वक्त मैंने एक इतनी लंबी सांस ली, इतनी मैंने 3.5-4 साल में कभी ली नहीं। हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि भी आपका लड़का क्या करता है, लोगों के घरों से किताबें मांगता है, ये तो भीख मांगने वाला काम है। दोस्त हैं, दोस्त लिटरली मजाक बनाते थे। मैंने दोस्तों में जाना ही छोड़ दिया। दोस्त आगे से दिखता था तो मैं गली चेंज कर देता था। भाई अपने आप को तो पॉजिटिव रखना है ना। वो जो दौर निकला है मेरा, करीबन 1.5 साल का जो दौर निकला है, मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरे शरीर का जो आंसू है और मेरे शरीर का पसीना है, मैं उसमें भेद नहीं कर पा रहा था। आज वही लोग हैं, वो कहते हैं कि आपके पास ये किताब है। भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आज 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें क्या हैं आपके पास? आपके पास तो बहुत लोग किताबें देते हैं। आईएएस के नोट्स दिए होंगे किसी ने, कोई यूपीएससी की किताब दी होगी किसी ने। आज वो सारे आते हैं तो खुशी खुशी हम देते हैं, क्योंकि हम तो उन जैसे बन नहीं सकते। हमारे पास बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, सर किताबें नहीं है, पेन नहीं है, राशन भी नहीं है। तो फटाफट से मैंने करीबन 1.5 लाख रुपये अपना मिलाया। 1 लाख रुपये की फंडिंग हमारे मेंबर से हुई, तो 2.5 लाख रुपये में पुराना व्हीकल लेके उसको फटाफट से मॉडिफाई करवाया। मॉडिफाई करवा के उसमें लाइब्रेरी बना दी हमने। लाइब्रेरी बना के लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया है, लोगों के घरों तक किताबें पहुंचाई हमने। सारी चीज़ें नोट होती हैं, उनका जैसे एक्सपेंस का भी नोट होता है, जो हमारे जो मेंबर हैं कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी नोट होता है। हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है हमारे पास, कितने बच्चों को किताबें दी, किसको क्या दिया, किसको क्या दिया। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पेंसिल का बना हुआ है, इसमें आप तमाम तरह की पेंसिल देख सकते हो। ये देखो, छोटी, बड़ी, फिर छोटी पेंसिल, इस तरह की पेंसिल है। अच्छा, ये सारियां पेंसिल लोगों के घरों चों आईयां हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ हमारे पास एक साथ आ जाता है, उसके बाद हम इनको सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करके हर चीज़ को अलग अलग कर देते हैं। फिर जहाँ जैसे हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सत श्री अकाल जी, पंजाब न्यूज देख रहे हो तो मैं हाँ सुखबीर सिंह चैना। दर्शकों, अज तुसी मैनू जिस जगह के उपर बैठा देख रहे हो, सचमुच मेरी जिंदगी का यह सुपना भी मैं सदा इहो जे थां दे उत्ते बैठा रवां, क्योंकि जिथे मैं इस समय बैठा होया पूरी तरह दे नाल किताबां दे नाल घिरिया होया मैं, ते मेरा ये बचपन तो सुपना रहा है। चलो अज आपां जिस मकसद दे लई इत्थे बैठे हाँ वो आपां गल करदे हाँ। अज असी तुहानू एक ऐसी शख्सियत नाल मिलाउण जा रहे हैं जिसने दुनिया तो एक वखरा जिहा काम करन दा निर्णय कीता। ते दर्शकों, ये असी दावे ना कहने हाँ कि जदों तुसी उस शख्स दे बारे जानोगे ना ते तुसी उस शख्स नूं सलाम करन तो बिना रह नहीं पाओगे। मेरे नाल ने बाई संदीप कुमार जी। बाई दी उम्र छोटी है, पर बाई जी का जज्बा बहुत वड्डा है, बाई जी का मिशन बहुत वड्डा है। बस
ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਹਨਾ? ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਦਾ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ, हाँ जी, ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਬਾਈ, जी जी, ਹਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਵੋ ਆਪਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣ ਜੀ, ਗੜਬੜ ਜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, नहीं, बिल्कुल। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਘਾੜਦੇ ਆ ਨਾ, जी, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? मैंने ना एक जेबीटी का कोर्स किया है। जेबीटी का प्राइमरी टीचर का कोर्स है। तो इसमें जब मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि मैं बच्चों को डेली पढ़ा रहा हूँ, और अगले दिन मैं उनसे पूछता हूँ कि भी आपने काम करके लेके आए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि उनके पास किताबें ही नहीं है, ना नोटबुक है, ना पेन है, ना पेंसिल है। फिर मैंने देखा कि ये तो 8वीं से पहले के बच्चे हैं। हमने किताबों में पढ़ा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8वीं तक की जो किताबें या जो शिक्षा वो बिल्कुल फ्री है। फिर मैंने अपने हेड टीचर से पूछा कि माँ सर, इन बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है। भाई आपके पास आता होगा स्कूल में, इनका कोई पैसा आता होगा या कोई सामान आता होगा, इन बच्चों के पास तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनके खाते में जाता है वो सारा। हाँ, खाते से पैसे जाते हाँ, वो 1000-1200 नाम मात्र एक राशि होती है, वो उनके खाते में जाती है। फिर मैंने सोचा कि मैं इनके पेरेंट्स के पास जाऊंगा, भाई एक्चुअल पता तो करें कि क्या चीज़ है। जब मैं उनके घर में गया तो मेरे से कुछ बोला नहीं गया। मतलब जिस परिवार में खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं, अगर उसके खाते में आप 1200 रुपये दे दो तो वो क्या करेगा? पहले खाना खरीदेगा या नोटबुक खरीदेगा? लाजमी सी बात है, अगर इंसान जिंदा रहेगा तभी तो वो शिक्षा के बारे में सोचेगा ना। तो ये हालत वहाँ का है, तो वो पूरे देश में क्या हालत होंगी? ये तो मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, जबकि हरियाणा और पंजाब की हम बात करें तो बहुत अच्छी स्टेट है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहानी है। तो मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, मैं वापस चंडीगढ़ आया, मेरे दिमाग में वही बात चलती रही, नहीं उन ऐसे बच्चों का क्या होता होगा। फिर मैंने देखा कि क्या गांव में ही ऐसे हालत हैं, या जैसे चंडीगढ़ पढ़ा लिखा शहर है, या यहाँ पे भी ये हालत है। लेकिन मैं 3 महीने यहाँ पे घूमा और यहाँ की जो तस्वीर है जब वो मेरे सामने आई तो गांव से भी बहुत बदतर हालत है। चंडीगढ़ में ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, और ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बेसिक चीज़ों की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कह लो पहले दूजे नंबर के ऊपर आउंदा है, बिल्कुल। और उतों की हालत है। तो ये देखोगे ना आप, अगर इतना सुंदर शहर है, अब हमारे घरों में जो ज़्यादातर जो चंडीगढ़ में जो घर है वहाँ जो सफाई का जो काम करने आते हैं, उन लोगों के बारे में तो नहीं सोचा ना कभी किसी ने। तो वो लोग वहीं से आते हैं, उन बच्चों के पास कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है।
फिर मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को एजुकेट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मेरा एक ही काम है, मेरे दिमाग में इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। तो मेरी फैमिली का भी बड़ा प्रेशर था, अभी पढ़ाई पूरी होगी, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैंने तो यही काम करना है, अब पैसा कहाँ से लेके आऊँ। मेन चीज़ है, अगर आप किसी को नोटबुक दोगे तो पैसा तो चाहिए ना उस सब चीज़ों के लिए, पैसा कहाँ से लेके आओगे। फिर मैं सोचता गया, मैंने देखा कि मेरी जो पढ़ी हुई किताबें हैं इनका मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं किसी को दे सकता हूँ। मेरी जो नोटबुक है, मैंने देखा 4-5 नोटबुक हैं मेरी, मैंने खाली पेज निकाले, सुई धागे से सिला, नोटबुक तैयार होगी। फिर मैंने पेन का देखा, भी पेन का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। हमारा पेन ख़त्म हो जाता है, हम फेंक देते हैं। 5 या 10 रुपये का पेन लेके आते हैं मार्केट से, 50 पैसे का उसके अंदर रिफ़िल होती है। अब 50 पैसे की रिफ़िल ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, यानी 4 रुपये 50 पैसे को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं 50 पैसे की रिफ़िल लेके इसमें डाल दूंगा, 5 रुपये का पेन तैयार हो गया उसमें। और हम पेंसिल यूज़ करते हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे घर वाले क्या करते थे, एक पेंसिल के 2 हिस्से कर देते थे। बिल्कुल। और अब क्या करते हैं, अब हम बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब पेंसिल से लिखते हैं हमारा हाथ का साइज भी बढ़ जाता है, तो छोटी पेंसिल से लिखा नहीं जाता। लेकिन जब छोटे बच्चे हो तो छोटी पेंसिल से लिखेंगे ना। तो मैंने सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अभी मैं तो किताब, पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, टिफ़िन, जो भी पुरानी चीज़ है आपने यूज़ कर ली, वो रद्दी है, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मैंने इकट्ठा करना शुरू ही किया कि एक एडवोकेट के घर में गया मैं, उसने कहा क्या कर रहे हैं आप। माँ मैं तो इसे इकट्ठा करके गरीब बच्चों को दूंगा। उसने कहा नहीं, आप गरीब बच्चों को नहीं दोगे, आप तो पता नहीं क्या करोगे इसका। कह रहा आपकी क्या ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है एनजीओ। माँ जी एनजीओ तो नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं एनजीओ क्या होती है। फिर उसने मुझे अंदर बिठाया, उसने सारी चीज़ समझाई मुझे। फिर मैंने पहले एक एनजीओ रजिस्टर करवाई, ओपन आइज फाउंडेशन के नाम से, यानी मन की आंखें खोलो। सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं लेकिन फिर भी हम आगे चलते रहते हैं। हम क्लास में पढ़ते हैं, एक नीडी बच्चा, कभी हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं, भाई हमारे पास एक पेन एक्स्ट्रा है तो उस दोस्त को भी दे दें, कभी हमने नहीं देखा। तो इस आधार पे मैंने ये नाम रखा और मैंने घर घर जाके पुरानी किताबें इकट्ठी करनी शुरू की। पहले जब मैंने किताबें इकट्ठी करनी शुरू की तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर मुझे लगा कि मैं पैदल तो कम इकट्ठी कर पा रहा हूँ, मैंने एक एक्टिवा ली, मैंने एक्टिवा से शुरू किया, लोग भी जुड़ने लगे। फिर अचानक से एक टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी खबर छपी, मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का। मैं एक्टिवा से जा रहा हूँ, पीछे से कोई गाड़ी से मेरी फ़ोटो खींच रहा है, फ़ोटो खींच रहा बार बार, मैं खींचने दे, मुझे क्या है। तो मुझे अगले दिन पता चला कि वो तो किसी अखबार में छपी है। उसके बाद वो जो फ़ोटो है वो बहुत वायरल हुई, यहाँ तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पे उस फोटो को शेयर किया और उसके बारे में लिखा कि भी आम हमारे जो युवा है उसको ऐसा होना चाहिए, भी ये कितने लोगों की मदद करें। वहाँ से फिर मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ऊपर तक चला गया। माँ भी काम करेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो फिर मैंने एक छोटा ऑफिस तैयार किया अपना। उसके बाद मैंने जॉब भी शुरू की ऑफिस का रेंट निकालने के लिए। धीरे धीरे करते करते गया। फिर मैंने और बड़ी लाइब्रेरी बनाई, खुडा लोरा में मैंने एक लाइब्रेरी बनाई। फिर अचानक से क्या हुआ कि मेरी वेरिफिकेशन होनी शुरू हो गई। जब ये पीछे कोरोना हुआ तो कोरोना में मैंने चलती फिरती लाइब्रेरी बनाई। चलती फिरती वो कितना बनाई? चलती फिरती लाइब्रेरी का मतलब है कि एक व्हीकल के ऊपर लाइब्रेरी बनाई। अब कोरोना में कोई कहीं नहीं जा सकता था, हमारे पास बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, सर किताबें नहीं है, पेन नहीं है, राशन भी नहीं है। तो फटाफट से मैंने करीबन 1.5 लाख रुपए अपना मिलाया। 1 लाख रुपए की फंडिंग हमारे मेंबर से हुई, तो 2.5 लाख रुपए में पुराना व्हीकल लेके उसको फटाफट से मॉडिफाई करवाया। मॉडिफाई करवा के उसमें लाइब्रेरी बना दी हमने। लाइब्रेरी बना के लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया है, लोगों के घरों तक किताबें पहुंचाई हमने। हमारे जितने भी लोग बच्चे हमसे पहले जुड़े हुए थे सभी के पास फ़ोन नंबर था। माँ फ़ोन करो, ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही है, सरकार ने तो कहा पढ़ाई चल रही है, लेकिन दुकानें तो नहीं खुल रही ना, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो हमने हर गरीब बच्चे के तक किताबें पहुंचाई, राशन पहुंचाया। फिर अचानक से हमारी वेरिफिकेशन होनी शुरू हुई। 1.5 महीना कभी कोई डिपार्टमेंट आ रहा है सरकार की तरफ से, कभी कोई। फिर हमें लगा कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार से मदद भी नहीं ले रहे, सरकार की हेल्प कर रहे हैं, हमारी वेरिफिकेशन क्यों। लेकिन हम अपनी जगह सही थे, सारा डेटा सही था। फिर एकदम अचानक से पता लगा कि मन की बात में हमारा जिक्र हुआ। तो उसके बाद हमारे पास, हम कभी किसी से किताब लेने नहीं गए, हमारे पास लगातार फ़ोन्स आ रहे हैं।
ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, बिल्कुल ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। बिल्कुल ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। नहीं बिल्कुल है इसमें। मेरे को आज भी याद है कि हमारी टीम के साथ में सेक्टर 39 में जहाँ मैं ही रहता हूँ वहीं पे मतलब हमने क्या करते हैं, बेल दबाई हमने, तो अंदर से एक महिला आई, मतलब जब बेल दबाते हैं आप थोड़ा सा आगे को हो जाते हो दरवाजे से, तो सीधा माँ जी हम ओपन आइज फाउंडेशन से हम पुरानी किताबें इकट्ठी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, और दरवाज़ा मुँह पे, मतलब आप थोड़ा सा आगे हुए वो मुँह पे लगता है आपके दरवाज़ा। मतलब इस तरह के इंसिडेंट हुए। हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि भाई आपका लड़का क्या करता है, लोगों के घरों से किताबें मांगता है, ये तो भीख मांगने वाला काम है। मतलब दोस्त हैं, दोस्त लिटरली मजाक बनाते थे। मतलब मैंने दोस्तों में जाना ही छोड़ दिया। मतलब दोस्त आगे से दिखता था तो मैं मतलब गली चेंज कर देता था। भाई अपने आप को तो पॉजिटिव रखना है ना। मतलब वो जो दौर निकला है मेरा, करीबन 1.5 साल का जो दौर निकला है, मुझे ये भी नहीं पता चला कि मेरे शरीर का जो आंसू है और मेरे शरीर का पसीना है, मैं उसमें भेद नहीं कर पा रहा था। मतलब शब्द हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है तो खाना पचता है, लेकिन उसी तरीके से लोगों की बातें, ऐसी बातें जब आपके दोस्त आपको बोलते हैं तो पचानी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि दोस्त तो आपको अच्छा ट्रीट करेंगे, बट दोस्तों को लग रहा था कि क्या मांगने वाला काम कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब रात को मैं रोता था अकेला, मतलब इतना रोता था और इतनी मेहनत करता था मैं दिन में, मेरे को पता नहीं चलता था। एक टाइम खाना खाता था, एक टाइम खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया उस टाइम से लेके मैं 2 साल तक घर नहीं गया अपने, क्योंकि मेरे घर वालों ने लगा कि हम आपका क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया आपका, आप कोई काम करो, अच्छा काम करो, ये क्या काम कर रहे हो। हमारे रिश्तेदार बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं आपका बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन समय लगा उस चीज़ को समझने में, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी है। मैं लगातार काम करता गया हूँ, लोग मुझसे जुड़ते गए हैं, आप जैसे लोग जुड़े, उन्होंने मोटिवेशन दिया है। 10 लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, मतलब सरेआम, जैसे दोस्तों में कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं जगह मिल जाते हैं, तो वहाँ इतनी भारी मतलब ऐसी बेइज्जती हुई कि वहाँ से निकलना पड़ा है। और आज वही लोग हैं, वो कहते हैं कि आपके पास ये किताब है। भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आज 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें क्या हैं आपके पास? आपके पास तो बहुत लोग किताबें देते हैं, आईएएस के नोट्स दिए होंगे किसी ने, कोई यूपीएससी की किताब दी होगी किसी ने, आज वो सारे आते हैं तो खुशी खुशी हम देते हैं, क्योंकि हम तो उन जैसे बन नहीं सकते। तो ये तो एक समाज का एक नज़रिया है। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰੇਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, तो घरदियां दा की रिएक्शन सी? देखिए इसमें मेरे घर वाले ना, मेरे दादाजी थे, सन 1950 के दशक में हमारे गांव में, हमारा घर बहुत अमीर होता था, तो वहाँ मेरे गांव के आसपास 50 गांव में कोई स्कूल नहीं था, तो गांव के लोग इकट्ठा होकर मेरे दादाजी के पास आए। केड़े पिंड दी गल है? ये हरियाणा में भिवानी जिले के गाँव ढाणी माहू की बात है। हाँ, ढाणी माहू। तो मेरे दादाजी जब आए, बड़े ओहदे पे थे, तो आए तो गांव के लोगों ने कहा भाई गांव यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो आप कुछ मदद करो, कुछ हम मदद करें, स्कूल बना देंगे। मेरे दादाजी कहते फौजी आदमी थे, कहते ठीक है, कहते पहले आप पैसा लगाओ। उन्होंने अपना जितना भी पैसा था सारा लगा दिया, स्कूल बना दिया। कहता भी मेरा पैसा ख़त्म हो गया, अब आप लगा दो पैसा, ठीक है। फिर वो लोग पीछे हट गए। अब वो फिर मेरे दादाजी के वो बात दिमाग पे रही, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और गांव में इतना बड़ा स्कूल बना दिया, मतलब 40 से 50 गांव के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, आज भी वो स्कूल है वहाँ पे। तो घर वालों को लगा कि ये सिचुएशन इसके साथ ना हो जाए,
वो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन मैं इसलिए घर से बाहर निकला क्योंकि मेरे भैया भाभी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। आपकी पहली जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका परिवार का रोजगार करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे घर में इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मेरा घर आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न है, मुझे लगता है कि मेरे घर से बाहर जाने से मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। अगर मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं होता तो मेरी जिम्मेदारी फैमिली की थी, मैं फैमिली के साथ ये काम करता, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी अभी है नहीं क्योंकि मेरा भाई है देखने के लिए। पहले घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद आज घर वाले पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका काम बोलता है। आप कोई भी काम करते हो उसमें लगन से काम करते हो तो एक दिन हर इंसान को उसके आगे झुकना पड़ता, अगर काम अच्छा है तो वो आपका। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, हाँ जी। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਖੜਕਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ? आज ऐसे है कि आज हमें ये काम नहीं करना पड़ रहा। मैंने 4 साल ये काम किया, 3.5-4 साल। 3.5-4 साल के बाद लोगों को पता लगा है, कॉलेजों में पता लगा है, कॉलेज के टीचर्स को पता लगा है, सोसाइटी में पता लगा है। हमारी वैन डेली रोड पे जाती है। जब रोड पे जाती है तो पीछे से लोग हॉर्न मार के साइड में करवाते हैं गाड़ी को, कहते हैं हम नंबर नोट कर रहे हैं, आप एक बार रुको, नंबर नोट कर लेते हैं। पीछे नंबर लिखा हुआ गाड़ी के कि चलती फिरती लाइब्रेरी है, आप किताब डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोग फ़ोन करते हैं। काफ़ी कवरेज हुई है हमारी, तो अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं तो हमारा आता है, क्योंकि काफ़ी कवरेज हुई है तो जो भी लिखते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। तो उसके माध्यम से भी ये फ़ायदा हुआ है कि अब लोग हमें फ़ोन करते हैं और हम वीकेंड पे जाते हैं और सारी किताबें इकट्ठी करके लेके आते हैं। अच्छा, डेली नहीं जाते? दिल्ली नहीं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन नज़दीक की तो हम ले आते हैं। जैसे मोहाली से फ़ोन आता है तो क्योंकि हम वैन लेके जाते हैं तो इसमें डीजल लगता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब एक साथ जाएं तो 10 से 15 लोगों की किताबें साथ लेके आएँ। तो हफ्ते तक हम वेट करते हैं कि 10 से 15 लोग फ़ोन करेंगे और हफ्ते में इतने फ़ोन आते हैं। फिर हमारी वैन मोहाली जाती है, पंचकुला जाती है और चंडीगढ़ में आसपास तो हम डेली दूसरे तीसरे दिन हम इकट्ठी कर लेते हैं। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ जी। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕੱਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? इसमें कॉलेज में तो ऐसा है कि हम 3 दिन का कैंप लगाते हैं। हर कॉलेज में 3 दिन का कैंप लगाते हैं। उसमें हम बच्चों को कहते हैं कि भाई आप अपनी पढ़ी हुई किताबें हमें डोनेट करो, और आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, सगा संबंधी है, कोई भी है, वो किताबें खरीद नहीं पा रहा है तो यहाँ नाम रजिस्टर करवाओ और किताब ले जाओ। तो कॉलेजों में तो ऐसे कवर करते हैं। अब रही बात स्कूल की, तो स्कूल में टीचर का और स्टूडेंट का क्लोजली रिलेशन होता है। एक टीचर काफ़ी साल तक स्कूल में पढ़ाता है, तो हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में कहते हैं कि आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं हैं। तो टीचर्स लिस्ट बना के देते हैं, तो फिर हम उन बच्चों को वो किताबें देते हैं। अब बार बार हम ये काम करते हैं तो अब स्कूलों की तरफ से भी आते हैं, भाई हमारे स्कूल में 20 बच्चे अब की बार 10वीं क्लास के हैं, ये इस क्लास के हैं, आपके पास किताबें होंगी। जितने बच्चों की हमारे पास किताबें होती हैं हम दे के आ जाते हैं। अब दो को तो हम देते हैं। अब तीसरी है आम पब्लिक। अब आम पब्लिक है जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखती है, हम उनको भी फ्री में किताबें देते हैं, लेकिन उनको सिलेबस की किताब नहीं देते हम। उनको हम देते हैं मोटिवेशनल किताब देते हैं, सेल्फ हेल्प किताब देते हैं, स्पिरिचुअल किताब देते हैं, नॉवेल्स देते हैं। ये सारी तरह की किताबें हैं। आप लाइब्रेरी से ले जाओ, चलती फिरती लाइब्रेरी से ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, आम लोगों के लिए भी फ्री में है। अब रही स्लम एरिया में, क्योंकि स्लम एरिया में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं, उन बच्चों के लिए हम खुद जाते हैं वहाँ पे और खुद जाके वो किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ स्लम एरिया ही नहीं, दूसरी एनजीओज भी जो चलती हैं, करीबन 12 से 14 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं ट्राई सिटी में जिनको हम सामान देते हैं। मैं उनको कोई 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई 60 बच्चों को पढ़ा रहा है, उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आ गई भी हमें इस क्लास की ये किताब चाहिए, ये स्टेशनरी चाहिए, तो हम वो सारा सामान पहुँचाते हैं उन तक। तो इस तरीके से ये हमारा काम चल रहा है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? ये हमें खुद भी नहीं पता इस बात का। हमें तो अचानक से हमने देखा कि कोरोना के टाइम में हम काम कर रहे हैं,
तो अचानक से पुलिस वाले आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, भाई आप अपना रिकॉर्ड दिखाओ। तो हमने दिखा दिया सारा रिकॉर्ड, भाई ये रिकॉर्ड है हमारा, ये काम है, ये चीज़ करते हैं, क्योंकि डेली हम अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। ਅੱਛਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈरह? हाँ, सारी चीज़ें नोट होती हैं उनका, जैसे एक्सपेंस का भी नोट होता है, जो हमारे जो मेंबर हैं कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं वो भी नोट होता है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है हमारे पास, कितने बच्चों को किताबें दी, किसको क्या दिया, किसको क्या दिया। तो कभी सीबीआई वाले आते हैं, कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, मतलब 1 महीना हमें लगा कि मेंटली प्रेशर है हमारे ऊपर भी, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, सरकार की हेल्प कर रहे हैं हम, और सरकार ऊपर से हम पे ही इस तरह का काम कर रही है। फिर एकदम अचानक से पता लगा कि एक दिन मेरे फ़ोन में करीबन 600 से 800 मिस कॉल एकदम। तो मैंने देखा 800 मिस कॉल, मतलब मैंने उठाया नहीं फ़ोन, लोगों की बार बार इतने फ़ोन आए, मैं एक प्रोग्राम में था। फिर मुझे लगा अभी कुछ ना, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना, आप अच्छा काम करते हो कहीं क्या कुछ बना दे, पता नहीं चलता चीज़ों का। मुझे लग रहा कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, बट अंदर से एक विश्वास था कि हमने कुछ गड़बड़ का कुछ किया ही नहीं, तो गड़बड़ क्यों होगी। मैंने उठाया नहीं फ़ोन। फिर मैंने ये देखा कि 800 कॉलों में फेथफुल इंसान कौन है, वैसे तो सारे लोग होते हैं। फिर मैंने देवेंद्र शर्मा जी हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने उनको फ़ोन किया सारे फ़ोनों में से। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोला कि कॉन्ग्रेचुलेसन, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, और डेफिनेटली आपके काम को जो देश का जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसने तारीफ़ की, तो आपका काम वास्तव में सराहनीय है। फिर उस वक्त मैंने एक मतलब इतनी लंबी सांस ली, इतनी मैंने 3.5-4 साल में कभी ली नहीं है। मतलब वो जो आभास हुआ ना, मुझे लग रहा है कि मतलब उम्र चाहे मेरी छोटी है, बट मुझे लगा कि बस एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी लिया आपने, कि आपने जिस मकसद से काम शुरू किया, लोग अप्रिशिएट करें, कितने बड़े लेवल पे अप्रिसिएशन मिलना, और एक ऐसा अप्रिसिएशन मिलना जिसकी कभी आपने उम्मीद ही नहीं की थी, कोई सपना ही नहीं लिया था आपने, और वो वहाँ से तारीफ़ मिलना। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ज़िंदगी है, इसी में जीना है, इसी से प्यार करना है। तो उसके बाद जो है हमारा काम और ज़्यादा बढ़ा है जी। ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? प्राइवेट स्कूल के बच्चों को हम किताबें नहीं देते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे आते हैं हमारे पास, अच्छी खासी नौकरी वाले भी लोग आते हैं, बट हम उन्हें ये चीज़ समझाते हैं कि आपके बच्चों के लिए हमारे पास बच्चों वाली नॉवेल्स भी हैं, छोटी नॉवेल्स हैं, वो आप लेके जाइए, क्योंकि हमारे पास ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ही किताबें नहीं हैं पूरी, तो हम उनको कैसे दे सकते हैं। उनसे तो हम लेते हैं, बाकी हम उनको ये कहते हैं कि आपका बच्चा जब पास हो जाए तो आप हमें दीजिए, आप तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, बाकी अलग तरह की किताबें हम उनको भी देते हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ? मेरा खुद का अभी काम है, कोरोना से पहले मेरे 2 काम और थे, वो कोरोना की वजह से नहीं चले। एक मेरा टिफ़िन सर्विस का काम था, मतलब 3 कंपनियों में मेरा खाना जाता था, वो कंपनियां चली गई कोरोना में, तो वो बंद हो गई। एक मेरा कंसल्टेंसी का काम है, मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, और एक मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, बीडीओ की बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर एक कंपनी में काम करता हूँ। सब ऑनलाइन मेरा काम होता है। मैं अपनी कंपनी का काम करता हूँ अपने ऑफिस से ही, इस लाइब्रेरी से ही, और मैं बाकी मेरे 24 आवर्स इस काम के लिए हैं। हाँ जी। ਸੋ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਟੀਚਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? अभी हमारा, पहले हम क्या करते थे कि हमने किताबें इकट्ठी करनी शुरू की, अब हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, पहली चीज़ ये है। फिर दूसरी चीज़, हम लोगों के घरों के पास किताब कैसे दे सकते हैं। हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर सेक्टर में चला जाऊं, या मैं हर सेक्टर में एक ही दिन किताब उठा लूं। तो अभी हम अलग अलग सेक्टर में बुक डोनेशन बॉक्स लगा रहे हैं, कि अलग अलग सेक्टर में, अब आप मान लो कि 40 सेक्टर में है, आपने किताब डोनेट करनी है, हम आपको कहेंगे सर आपके सेक्टर में ही बुक डोनेशन बॉक्स है, वहाँ डाल सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वैन आ जाएगी, तो वहाँ किताब आ गई, हमारा ह्यूमन रिसोर्स बचा है, हमारा डीजल भी बचा है। साथ में आपने कहा भी मैंने तो नॉवेल्स भी लेनी है, मैंने तो आपका पढ़ा है, तो हम वहीं मिनी लाइब्रेरी बना रहे हैं डिस्टेंस पे। हम कहेंगे वहाँ जाके आप लाइब्रेरी में, छोटी लाइब्रेरी है, कोई ताला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वहाँ जाके आप किताब जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो वहाँ से ले सकता है।
दूसरा ये है कि अभी हम थोड़ा सा गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। शहर में हम काम कर रहे हैं, हम गांव में देख रहे हैं कि गांव में फैसिलिटी नहीं है लाइब्रेरी की। कई जगह मैंने देखा भी है, कई गांवों ने बहुत अच्छी इनिशिएटिव भी लिया है लाइब्रेरी का, बट हम गांव में लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। गांव के जो बच्चे हैं उनको रीडिंग जो हैबिट है उसमें हम लेके आना चाहते हैं, और एक गांव के अंदर एक मॉडर्न लाइब्रेरी बना के उस कॉन्सेप्ट को फिर आगे हम जो रिमोट एरिया हैं वहाँ तक हम उसको लेके जाना चाहते हैं। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ कर रहे हो भी लोग ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ किताबां पढ़ना? इसमें सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो मोबाइल है ना, मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है हमारा। अगर आज जितनी भी एक अवेयरनेस आई है वो मोबाइल की माध्यम से आई है, लेकिन इसका यूज़ कम है और मिस यूज़ ज़्यादा है। आपको एडिक्ट बना दिया गया इस चीज़ ने। आप क्या कर रहे हैं कि आप फ्री बैठे हैं और आपने फेसबुक चलाई है, आपने एक वीडियो देखी, आपने कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो देखी, आप डांस अच्छा लगता है आपको, आपने एक डांस की वीडियो देखी, वो इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, आपको डांस की वीडियो आएंगी तो वो आपका इंटरेस्ट हो गया, आपको कब नहीं पता नहीं चला कि 2 घंटे कब चले गए। एडिक्ट बना दिया आपको। तो जब आपको जैसे ही फ्री हो आप वही चीज़ चलाते हो तो आपको पता ही नहीं चलता क्या समय कहाँ जा रहा है। तो मोबाइल एक आज के दिन एक सबसे हानिकारक चीज़ है। इसलिए हम बच्चों को यही बताते हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में भी हम इसके सेशन बनाते हैं कि आपको हम किताबें फ्री में देंगे, हर चीज़ फ्री में देंगे आपको, आप पढ़ने वाले तो बनो। और फ़ोन के लिए अगर आज हम ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। बट एक चीज़ ये भी है ना कि जैसे अभी कोरोना का दौर है, हम लोगों को ये बताते हैं कि मोबाइल के पास मत आओ। अब सरकार की पॉलिसी ऐसी आ गई है, नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें आपको ऑनलाइन को तवज्जो दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर देखा जाए तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि किताबों से दूरी बहुत ज़्यादा बन रही है, और जितनी ज़्यादा दूरी बनेगी उतना आप सिर्फ आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आएगी। आप एक अच्छा ना तो वक्ता बन सकते, ना ही चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते, क्योंकि वो आपको किताब सिखाती है। ऑब्जर्व तो आप तभी कर पाओगे ना जब एक किताब को अच्छे से पढ़ोगे। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਬਣ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਆ ਬੋਤਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਲਦ ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਜ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰੀ ਬਾਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਈ ਨਵੀਆਂ नहीं सी जी बिल्कुल, है ना। उदों की हालत सी इन्हां दी? ये देखो, ये जो हमने डायरी बनाई है, ये हमारे पास ना आधी भरी आधी खाली नोटबुक आती हैं। जब आपका सेशन ख़त्म हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, नया सेशन में जाते हैं तो हम तो नई कॉपी लेंगे, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हैं। तो वो खाली बीच में किसी में 10 पेज रह जाते हैं, किसी में 15 रह जाते हैं, किसी में आधी भी रहती है। हमारे पास आती है, हम खाली पेज को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इस तरह की डायरी हम बनाते हैं। ये आप देख सकते हो।
ये देखो। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਪੇਜ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੇਜ ਇਦਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ भाई अच्छा ये भी दसो की है। ये देखो इस तरह की भी हम बनाते हैं, जैसे जो मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे होते हैं वो रफ काम ज़्यादा करते हैं, वो मैथ्स के सम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए हम इस तरह की स्पाइरल बाइंडिंग कर देते हैं। ये लगता है कहीं पे आपको कि भाई ये ऐसे नोटबुक से निकाले हुए हैं, बिल्कुल अच्छा, ये एकदम। बिल्कुल वक्खो वखरे कॉपी तो पाड़े हुए पेज ने। हाँ बिल्कुल, सारे ऐसे इस तरीके के हम बना के बच्चों को देते हैं। बिल्कुल देखो, आपको लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल पुरानी है, बनाई हुई है। बट ये पेज वक्खो वखरे कॉपी तो आए हुए ने। बिल्कुल, आप ये देखो हर पेज का अलग कलर है, ये देखो हर पेज का अलग कलर है, ये अलग कंपनी की है, ये अलग कंपनी की है। ਤੁਸੀਂ कटिंग करके सहज किया होया एक। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। एक हम सारे पेज को निकाल लेते हैं, फिर हमें कटिंग वाली मशीन पे जाते हैं, उसे कटिंग करवा के लेके आते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, फिर हमारे पास मशीन है, उससे हम इसको स्पाइरल करते हैं। हाँ दर्शकों, इस तो बाद संदीप भाई वो पेन पए ने परले पासे पुराने। ये आप देख सकते हो, ये पेंसिल है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये पेंसिल का बना हुआ है, इसमें आप तमाम तरह की पेंसिल देख सकते हो। ये देखो, देखो ये सारियां छोटी बड़ी फिर छोटी पेंसिल, इस तरह की पेंसिल है। अच्छा, ये सारियां पेंसिल लोगों के घरां चों आईयां होईयां। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, यहाँ हमारे पास एक साथ आ जाता है, उसके बाद हम इनको सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट करके हर चीज़ को अलग अलग कर देते हैं, फिर जहाँ जैसे हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। तो ये पेंसिल हैं, ये इधर देखो पेन, इस तरह के पेन डाल देते हैं। अगर आप इसको एक्चुअल में देखोगे, मैं पेन दिखाऊं तो ये देखो, ये पेन देखो आधे भरे होंगे आधे खाली होंगे, इस तरह के पेन है, ये निकाल लेते हैं हम। कई तो भरे भी होते हैं, भरे दे देते हैं, कई आधे होते हैं, तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल लेते हैं। और ये फिर बच्चों को वंड देंगे। हाँ बिल्कुल, ये बच्चों को दे देते हैं। तो तमाम तरह का सामान है। ये आप टिफिन बॉक्स देखोगे, पानी की बोतल देखो, ये पानी की बोतल में क्या गया आप ये बताइए, बच्चे ने इस्तेमाल की है, थोड़ी पुरानी हो गई, हमें वापस दे दी, हम इसको वॉश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से धोते हैं, उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह का सामान होता है, सारा इस तरह का सामान है हमारे पास। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੈਲਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਧੀ ਪੈਲਸਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। उसका भी यूज है। हाँ, अद्धी पेल्सन का भी यूज है। बिल्कुल, हमारी टीम आती है, हम सारा सामान इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सेग्रीगेट होता है, अलग अलग होता है। अब इनके हम रबड़ के अंदर 8-8 10-10 पेंसिल बांध देते हैं, फिर वो आगे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर उस तरीके से। अच्छा संदीप भाई, इधर ये की पिया होया थल्ले? ये भी इस तरीके से पेन आए हुए हैं, जैसे लोग हमें पेन देते हैं, कई बार नए पेन आते हैं, ठीक है, तो वो भी पेन है, पेंसिल है, मतलब सारा स्टेशनरी का सामान है इसमें, हर तरह का स्टेशनरी का सामान हमने इसमें रखा हुआ है। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ।